मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। आज हमारे साथ है श्री संदीप दुबे सर, जो कि पिछले 30 वर्षों से रेडियो एवं थिएटर में काम कर रहे हैं और ये एक उनका जुनून है, शौक़ है, पैशन है। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं संदीप दुबे बस लगभग 30-32 सालों से एक थिएटर की सेवा कर रहा हूँ। थिएटर और रेडियो दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ हैं जो दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। मुझे लगा कि आवाज़ के बिना आप अपनी पहचान नहीं बना सकते और अपनी पहचान आप अपनी प्रतिभा, आप अपनी अभिनव के जरिए ही लोगों तक रख सकते। तो जैसे एक रेडियो और टेलीविज़न, यदि रेडियो देखें सुने तो ऐसा लगता है कि हमको काश इसमें दिखाई भी देता। तो टेलीविज़न का जन्म हुआ जी। टेलीविज़न में रेडियो और टेलीविज़न दोनों का उसके अंदर समागम हुआ, माने सुनाई भी दिया और दिखाई भी दिया। इसलिए लोगों को टेलीविज़न में ज़्यादा आनंद आने लगा जी। वही थिएटर और रेडियो के बीच डिफरेंस है। सर ये उस दौर में आपने रेडियो स्टार्ट किया था जब मतलब शुरुआती थी। रेडियो तो खैर बहुत सालों से चलता आ रहा है मतलब जी हाँ, पर वो दौर एक अलग, रेडियो का भी एक दौर रहा है और उस दौर में आपने शुरुआत की, तो उसके पीछे क्या रीज़न था, आपकी सोच क्या थी सर? देखिए उसके पीछे सोच ये थी कि हमारे समय में जब मैं लगभग 8-9 क्लास में पढ़ता था जी, तभी से मुझे एक रेडियो अपनी तरफ आकर्षित करता था। रेडियो में बोलने की वो आवाज़, अच्छा, और वो अभी भी बिना का गीत माला के अमीन सायन जी जी जी, और वो सुबह सुबह न्यूज़ शुरू होने से पहले जो उसकी एक साइन टोन जो चलती थी जी, और फिर उसके बाद में आकाशवाणी, फिर उसके बाद में जवानों के लिए कार्यक्रम, मतलब दिन भर रेडियो एक ऐसी चीज़ लगी। जब पहले ज़माना हुआ करता था हम छत पर सोते थे जी और छत पर पढ़ा करते थे बल्ब लगा के। अब आजकल तो लोग डर के मारे छत पर सोते नहीं है, ना अंदर कमरे में बंद सोते हैं जी। तो छत पर जब खुले में आदमी सो रहा है तो ऐसे में आप टेलीविज़न तो हर जगह ले नहीं जा सकते। एक ही साधन था कि आप अपने साथ साथ रेडियो ले जा सकते जी। पढ़ भी रहे हैं और रेडियो सुन भी रहे हैं। 2-3 रात के कब बज जाते थे ये पता नहीं चलता था। खेतों में किसान खेती कर रहा है, हल जोत रहा है, किसान अपने बैलों के सींग में रेडियो लटका देता था और गाना सुन रहा है और खेती कर रहा है। तो ये ऐसा कन्वीनियंट एक एंटरटेनमेंट का साधन जी जी, कभी और दूसरी जगह देखने को नहीं मिला, इसलिए रेडियो ने मुझे आकर्षित किया जी। और फिर मैंने सोचा कि रेडियो में इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं, इतनी मखमली आवाज़, तो क्यों ना हर आदमी का एक सपना होता है कि रेडियो पर खुद बोले। और बच्चों के प्रोग्राम होते थे तो बच्चों के प्रोग्राम में भी रेडियो पर जाया करता था। वहीं से चालू हुआ, धीरे धीरे कोई रेडियो प्ले किए, फिर रेडियो में और कार्यक्रम बनाए, फिर रेडियो के लिए लिखने लगा और फिर उनमें जी हाँ, रेडियो में मैंने कई ऐसे प्ले किए जिसमें मैंने 5-5, 6-6 किरदार खुद ही किए, क्योंकि रेडियो में दिखाई तो देता नहीं, सुनाई देता है। हाँ। तो उसमें मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा काम था, तो उसमें अपने आप में बहुत उसमें चेंजेस देखने को मिले कि इतना एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई दे रहा है, और उसमें ये कि फादर बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, ये उसका चाचा बोल रहा है, उसका ताऊ बोल रहा है। तो इतना डिफ्रेंशिएट करने की जो एक आर्ट है वो रेडियो है, इसलिए रेडियो की तरफ मेरा मन खींचा चला। नहीं, आपकी आवाज़ से ही सर हम मतलब लग रहा है कि एकदम आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो जी। और अभी जो आपकी आवाज़ का जो बेस है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सर, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वाकई में रेडियो का एक दौर था और आज भी इवन रेडियो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेडियो चल रहे वो तो चल ही रहे, इवन प्राइवेट भी जो FM और ये सारी चीज़ें आ गए। तो एक सवाल मेरा रहेगा कि सर जो पुराने रेडियो आकाशवाणी और जो गीत मालाएँ आती थी और अभी का जो FM, माय FM, बिग FM या जो भी जितने, इन दोनों में क्या फ़र्क आ गया है उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं, क्योंकि दोनों आपने जिया है सर। जी हाँ, देखिए दोनों में ये फ़र्क आया। एक तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना हाथ एक लूज़ किया। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का पहले इतना कंट्रोल था कि लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल जी होता जी था। जी, अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कम्युनिटी रेडियोज़ भी कर दिए। जैसे आप मॉल में जाएंगे तो हर मॉल का एक अपना रेडियो स्टेशन होगा। अच्छा, हाँ, 56 दुकान पर जाएंगे तो 56 दुकान पर एक अपना रेडियो स्टेशन बज रहा होगा। मतलब सरकार ने लोगों को लिबर्टी दी, क्योंकि ये भी एक मीडिया में आता है जी। तो ये भी एक प्रजातंत्र होगा जी। जिसमें लोगों की एक भावनाओं की कदर करना आवश्यक होगी। सही कहा। तो रेडियो
आज के उसमें आपने पूछा कि रेडियो और एफएम और आकाशवाणी में क्या अंतर है। देखिए, आकाशवाणी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आकाशवाणी का एक जो अनाउंसर होता है वो जस्ट लाइक ए नेविगेटर होता है, माने सूचना प्रदान। अभी भी आकाशवाणी पर देखिए सुबह आता है कि आज दिन भर के कार्यक्रम इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, सूचना समाप्त हुई। जी जी। लेकिन एफएम में कभी सुबह से शाम तक के प्रोग्राम नहीं आते। एफएम में जो लोग होते हैं वो होते हैं इन्फोटेनर, माने आपको इंफॉर्मेशन देनी है एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, ओके, यस। क्योंकि आज के समय का जो लिसनर है वो आपको एक टीचर की तरह आप उसे टीच करेंगे तो वो नहीं समझेगा। उसको एक दोस्त की तरह यदि बात करेंगे तो वो आपकी बात में आज के यूथ बहुत जल्दी समझेगा। तो दोनों के बीच में ये अंतर हो गया कि उसमें बहुत लिमिटेड दायरा था, इसमें दायरा खुला है। तो आप और बिल्कुल फैमिलियर होकर बात कर सकते हैं। फिर आपके मूड के हिसाब से वो आपको सॉन्ग सुनाते हैं जी दिन भर। जैसे शाम को उनको पता है आपका मूड, आकाशवाणी में क्या हो, उनके मूड के हिसाब से गाने सुनना सही कहा। लेकिन एफएम में आपके मूड के हिसाब से वो गाने सुनाते हैं। शाम को सपोज उनको पता है कि 5 से 6 के बीच आदमी ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उनका मीटर डाउन होता है। मीटर डाउन, सब लोग बिल्कुल टिफिन खाली लेके घर और सब्जी लेके कुछ तो टेंशन में, और ऐसे में गाड़ी में वो जा रहा है यदि और यह हेडफोन लगाए तो ऐसे में उनको पता है ये आदमी बहुत डिप्रेस होके आ रहा होगा, थका हुआ। ऐसे में इसको किस तरह के गाने पसंद। सही कहा। सुबह सुबह यदि उसको पता है कि सुबह सुबह उठ रहा है और चाय पी रहा है तो किस तरह के गाने पसंद है। भजन पसंद है। दोपहर में जब सब लोग चले गए और सिर्फ लेडीज घर में बची हैं तो जैसे ही सबके हस्बैंड अपने अपने काम पे जाते हैं तो आस पड़ोस की औरतें सब काम निपटा के घर में आ जाती हैं जी। तो उस समय क्या होता है, खिचड़ी पकती है। खिचड़ी पकती है। तो ऐसे प्रोग्राम बनाया कि महिलाएं दिन में किस समय फ्री होती हैं, जब बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज देती हैं और जब बिल्कुल रिलैक्स में होती हैं तो उस समय लेडीज के प्रोग्राम में किस तरह का गाना गाना चाहिए। जगजीत सिंह का गाने रात को कब होना चाहिए, चांदनी रातों में कौन सा प्रोग्राम जाना चाहिए। तो लिसनर के मूड के हिसाब से आज का एफएम काम करता है। इसलिए थोड़ा सा आकाशवाणी पिछड़ सा गया है और इसने अपने पायदान आगे रखे। नहीं, बहुत सही बात बताई सर, क्योंकि वो जो मूड वाली बात बताई वो वाकई में सही है। और इवन अब आकाशवाणी भी धीरे धीरे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पर अब ये दौर एफएम का तो बहुत आगे निकल चुका है मतलब। और ये अलग अलग ये लोग क्विज और कॉन्टेस्ट और अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करते हैं और फिर कॉमर्शियल भी इतना इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर। अब रेडियो के बाद थिएटर की आपने बात की, तो थिएटर में आपने जैसे बोला कि रेडियो में आवाज़ें, अब थिएटर में तो सर डेफिनेटली आप अगर कुछ आप रंगमंच पे कुछ करोगे, आप कुछ शो करोगे तो देखने वाले लोग भी आएंगे सर। तो अब आपको फ्रंट पे आना है, तो वो कैसा बदलाव था कि आपको, खैर आप रेडियो से तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, पर एक पर्दे के पीछे काम करना और अब एकदम पर्दे के सामने जी। और थिएटर सर अपने आप में क्या सिखाता है मतलब वो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में कि हर व्यक्ति थिएटर नहीं करता डायरेक्ट, उनको ऐसा लगता है कि मैं बस फिल्म स्टार बन जाऊं या कहीं पे मुझे रोल मिल जाए। मुझे लग रहा है थिएटर एक कोर है, मतलब उसको करे बगैर अगर आगे जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहिए जी। इस बारे में बताइए सर। देखिए, जैसे आपने पूछा कि थिएटर क्या सिखाता है, थिएटर जीना सिखाता है जी। थिएटर में जब आदमी इन्वॉल्व होता है तो वो सब भूल जाता है। अच्छा। क्योंकि थिएटर जब आप करते हैं 1-2 घंटे का शो या 3 घंटे का शो, तो आपको पता होता है कि आपका सीन शुरुआत से क्या होगा और एंड क्या होगा। तो 2 घंटे के दौरान जो कुछ घट रहा है उससे आपको आत्मीयता हो जाती है। फिल्म में क्या होता है कि शूट में कौन सा सीन पहले शूट हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, किस समय कौन सा सीन लगेगा या कौन सा सीन एडिट हो जाएगा, गॉड नोज, हमको पता नहीं होता। इसलिए हमको फिल्म में एक आत्मीयता नहीं होती उसके साथ। दूसरा, फिल्म में आपको एक आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आपको बता दिया जाता है, आपको बस अपना काम करके जाना होता है। थिएटर में आप लगातार 2-2, 3-3 महीने रियाज करते हैं। 2-2, 3-3 महीने सारे आर्टिस्ट डेली आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। तो वो आर्टिस्ट के बीच एक जो संबंध बनता है वो पारिवारिक बनता है।
तो जो दोनों के बीच आत्मीयता होती है, आप देखेंगे कि थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमेशा वही बोलते हैं कि यार वो थिएटर के दिन बड़े याद आते हैं, फिल्म के दिन याद आते नहीं होता है, क्योंकि हर फिल्म में आपको कोई ना कोई दूसरा किरदार आपके साथ मिलता है। थिएटर में सालों तक आप वही लोग मिलते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ में उतना समय स्पेंड नहीं करते हैं जितना आपके थिएटर में जो आपकी किरदार पत्नी का कर रही है वो डेली सुबह 8 से 10 मिलती है। सही बात है। तो इतना अटैचमेंट हो जाता है थिएटर में कि आपको लगने लगता है कि ये मेरा परिवार है। और उसके बाद में जब थिएटर आप मंच पर करते हैं तो एक थिएटर एक ऐसी उत्तर पुस्तिका है जिसमें आप लिखते हैं और इमीडिएट दर्शक बैठा हुआ उसको जांचता है और उसी समय नंबर दे देता है, आप अच्छा कर रहे हैं या बेकार कर रहे हैं। फिल्म बनने के बाद आपको पता तब पड़ता है जब फिल्म बन जाती है और रिलीज होती है, पता पड़ता है फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और उसमें भी सर रीटेक बहुत होते हैं, इसमें तो रीटेक बहुत होते हैं। जो प्रैक्टिस वही मैं बता रहा हूँ कि जब फिल्म है एक बार बन गया जी तो कुछ नहीं कर सकते, अच्छी बनी या खराब जी। थिएटर में यदि एक शो आपका थोड़ा सा ढीला गया या ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो आप उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट शो हमारा इससे अच्छा होना चाहिए, तो आपके इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हैं। सही कहा। तो ये थिएटर का आनंद है जो फिल्मों में आपको नहीं मिलता, इसलिए अभी भी फिल्म के लोग थिएटर करते हैं। जो यहाँ खुशी मिलती है उनको वो खुशी वहाँ नहीं मिलती। सही कहा। फिर दूसरा आपने पूछा कि थिएटर में क्या मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, दिन भर हम लोग व्हाट्सएप पर बात करते हैं जी, आजकल वीडियो कॉल भी करने लगे जी, वीडियो कॉल में भी बात करते हैं। लेकिन जब हम रात को 2-2, 3-3 घंटे बात करने के बाद फ़ोन रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार मिलते हैं किसी दिन चाय पर। ये बात तो सही बोली सर। जो चाय पर जो मिलने का जो मजा है कि मिलते हैं किसी दिन चाय पर, वो मजा थिएटर का है। थिएटर का है, ये बात तो सही है सर। कि थिएटर का जब शो होता है तो थिएटर एक उत्सव की तरह होता है, सारे आर्टिस्ट, सारे उनके लोग, सब लोग उसी तरह से मिलते हैं कि पिछले थिएटर में भी मिले थे। तो वो जो मजा एक कप चाय पीने का है वो मजा आपके वीडियो कॉल करने का नहीं है। सही बात। तो वही आनंद थिएटर का है। सही बात। क्या थिएटर किसी को करना है तो क्या उसमें क्या होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा बेसिक रूल्स है जिसको फॉलो करके ही थिएटर करा सकता है, या फिर हर कोई कर लेता है या फिर हर कोई नहीं कर पाता, वो भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी इंस्टीट्यूट भी मैं रन करता हूँ रंगमंच आर्ट और ड्रामा के नाम से। जी सर। जिसमें मैं बच्चों को, निर्धन बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को फ्री में मैं ट्रेन करता हूँ। जी सर। जिसमें रेडियो जॉकी ट्रेनिंग और थिएटर की ट्रेनिंग में उनको देता हूँ। जी सर। तो मैं अधिकतर लोगों से कहता हूँ कि देखिए, एक्टिंग जो होती है वो कभी सिखाई नहीं जा सकती। एक्टिंग यदि कोई सिखाने की दवाई होती कि एक शीशी देने से शाहरुख खान बन जाएगा या अमिताभ बच्चन, तो फिर मार्केट में मिलने लगेगी। सही बात है। तो एक्टिंग जो होती है वो जीन्स में होती है। ठीक है, जैसे आवाज़ मधुर सबकी होती है। लता मंगेशकर की आवाज़ भी पतली थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो रियाज नहीं करती थी। अच्छा, आवाज़ सबकी अच्छी होती है लेकिन आवाज़ को ढालना पड़ता है। भगवान गॉड गिफ्ट आवाज़ देता है। हाँ। लेकिन भगवान उसको ट्यून नहीं करता। हाँ। ट्यून आपको करनी। सही बात है। तो वैसे ही थिएटर है, थिएटर सबके अंदर एक डिजायर है, आग है जी। हर किसी के अंदर एक्टिंग है। हम एक्टिंग, हिंदुस्तान में एक्टिंग देख के ही पैदा होते हैं। सही कहा। लेकिन उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो गाइडेंस लोगों के पास में नहीं है। तो थिएटर उसको बताता है कि देखो तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स अच्छी है, तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स बेकार है। तुम नाक से बोलते हो तो किस तरह से बेस से बोलना चाहिए, किस तरह से डायफॉर्म से बोलना चाहिए। अच्छा। गले से कैसे बोलना चाहिए। ओके। इमेच्योर वॉइस क्या होती है, मैच्योर वॉइस क्या होती है। अच्छा। आप स्टेज पर एकदम पसीना आ जाए आपको, तो आप कौन सा एक्सरसाइज करें, योगा करें कि वहाँ पर एकदम वार्म अप, आप कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर। डायलॉग ना भूलें उसके लिए। लंबे लंबे डायलॉग को आप बिना सांस लिए हुए कैसे लंबे समय तक बोलें कि बार बार सांस ना टूटे। उसके लिए क्या करना चाहिए। थिएटर जस्ट लाइक ए जिम, एक तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जिम है। अच्छा। जो कि आपके नाखून से लेके और बालों तक को वाइब्रेट कराता है। अच्छा। वो थिएटर। तो थिएटर हर कोई कर सकता है, बस थिएटर थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है। ये बात है, सही बात। फिल्म में यदि आप लेट आए तो आपका शूट बाद में भी हो जाएगा, लेकिन थिएटर डिसिप्लिन मांगता है और कंटिन्यूटी मांगता है। सही बात है। आपको रेगुलर आना पड़ेगा रिहर्सल में और डिसिप्लिन में
काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव होता है, आपको डायलॉग एडिट नहीं होते होता और लिपसिंग नहीं होता। हाँ। स्टेज पर 2-2 घंटे के डायलॉग आपको खुद बोलना पड़ते खुद बोलना हैं, पड़ता तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है कि आप लगातार वो डायलॉग बोलते जाएं, तो जिसमें कोई कट पेस्ट नहीं होता, पर्दा नहीं गिरता, खुलता नहीं। सही बात। एक बार शुरू हो गया शो, फिर सीधा शो बंद होता है। अच्छा। तो बड़ा रिस्की होता है थिएटर, रिस्की होता कि वहाँ पर कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी गलत नहीं बोलना चाहिए। सही बात। तो वो सब चीज़ें रियाज से संभव होती हैं और थिएटर वो रियाज कराता है। आपने अच्छी बात बताई, जो कि थिएटर के लिए सही बात है कि थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि रियाज जो आपने बताया कि वो बार बार करने से ही वो व्यक्ति परफेक्ट बनता है जी। पर सर वो पूरा प्ले करने, जब प्ले स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट उसकी रेडी करता होगा। फिर मान लो आपके पास 100 बच्चे आ रहे हैं, तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सा रोल किसको देना है, ये सब डिसीजन लेना, ये डिसीजन लेता कौन है। दूसरी बात कि जब वो जो लोग रहते हैं, अगर कोई रोल उनको मिला है तो क्या वो उसके लिए इमीडिएटली रेडी हो जाते हैं, या फिर आप उनको कोई एक वक्त देते हो समझने के लिए, काम करने के लिए, उसके बाद आप उनका टेस्ट लेते हो। ये पूरी एक थोड़ी सी सर प्रोसेस बताइए आप। जी देखिए, थिएटर में सबसे पहले थिएटर जब प्लान किया जाता है तो एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढी जाती है जी, जो कि फिल्मों में यही होता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट, एक सबसे चैलेंजिंग स्क्रिप्ट चाहता है प्रोड्यूसर जी। कि एक ऐसी स्क्रिप्ट हो जो कि नयापन हो जिसमें, ठीक है। और थिएटर में क्या होता है कि हर थिएटर स्क्रिप्ट में एक मैसेज होता है एंड में जी। वो थिएटर ही नहीं जिसमें एंड में मैसेज ना हो। अच्छा, ओके। इसलिए थिएटर थोड़ा सा हमारी एक संस्कृति से को आगे बढ़ाता है और संस्कृति के लिए काम करता है कि हर थिएटर जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। मैसेज देते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढते हैं जी। कि समाज में किस तरह की जाएगी। दूसरा, हम ये डिसाइड करते हैं कि लोकेलिटी कैसी है। अच्छा। हम यदि मेट्रो शहर में जा रहे हैं कर, तो हमको कैसा प्ले पसंद करेंगे लोग, ठीक है ना। अब बम्बई में यदि इंग्लिश पसंद करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रतलाम और मंदसौर और धार में वो इंग्लिश प्ले चलेगा। सही कहा। तो जहाँ, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बेचारे थिएटर या एक्टिंग पसंद नहीं करते होंगे, जी, जी। वहाँ के लोग भी पसंदीदा लोग होंगे। तो उनकी पब्लिक की पसंद के हिसाब से हम लोगों को स्क्रिप्ट फाइनल करनी पड़ती है। फिर हम लोग देखते हैं ओकेजन, अच्छा, कि मौका क्या है। यदि हम जुलूस की जगह जनाजे की शहनाई बजा देंगे तो जूते पड़ना है। सही कहा। तो हम लोग ये देखते हैं कि होली का मौका है, तो होली पर किस तरह की स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी। तो होली पर देशभक्ति का यदि हम एक नाटक लेके जाएंगे कोई पसंद नहीं करेगा। तो माहौल में जो हवा है वो किस तरह की चल रही है, अच्छा, हम उस हवा के हिसाब से स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं। ओके। और वो स्क्रिप्ट फाइनल जब होती है तो फिर सबसे बड़ा काम आता है कि कास्टिंग, ओके। कि स्क्रिप्ट तो आ गई जी। अब इसमें किरदार कैसे हो। देखिए, किरदार का मेरा मतलब है किराएदार। अच्छा, किराएदार। किरदार का ओके। मतलब होता है किराएदार। बहुत अच्छी बात बताई। जैसे एक जो करेक्टर होता है उसका अपना कुछ नहीं होता। स्टेज पर जाता है, वो स्टेज उसका नहीं होता। सही कहा। वो हॉल उसका नहीं होता, वो कुर्सियाँ उसकी नहीं होती, वो मेकअप ड्रेस उसका नहीं होता, वो दर्शक उसके नहीं होते। अच्छा। इसका मतलब वो सिर्फ किराएदार होता है। जैसे किराएदार का मकान नहीं होता, सही बात है। लेकिन वो किराएदार वहां पर है तो उस किराएदार की जिम्मेदारी होती है उस मकान को वैसे ही रखना जैसा मकान मालिक रखता था। हाँ, रखता था। सही कहा। इसीलिए किरदार जो होता है वो किराएदार होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है जो उसको कैरेक्टर दिया गया है उसको वैसे ही निभाना जैसा राइटर ने लिखा है। राइटर ने लिखा है। सही कहा, सही कहा। इसलिए हर किरदार को किराएदार की तरह हम अलॉट कर देते हैं कैरेक्टर्स कि अब ये जिम्मेदारी आपकी फादर बनने की है, आपकी बेटा बनने की है, आपकी बहू बनने की, आपकी सास बनने की। जी। तो सबकी जिम्मेदारी बांटी जाती है। जी। सबकी जिम्मेदारी कैसे बांटी जाती है? उनके एज के हिसाब से। अच्छा। राइटर लिख देता है कि ये किरदार की उम्र क्या है। अच्छा। ये 17 साल का है, ये 18 साल का है, ये 20 साल का है। तो आप उस एज के हिसाब का कैरेक्टर अपने अभिनेताओं के बीच में से छांटते हैं। जी। फिर जब आपने देखा कि ये फिजिकली फिट है इसके लिए, तो फिर बात आती है मुंह खोलने की कि ये फिजिकली फिट है लेकिन बोल पाता है कि नहीं उस तरह का। सही बात है। तो फिर टेस्ट होता है डायलॉग डिलीवरी।
अच्छा। जैसे उर्दू का यदि कोई स्क्रिप्ट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन उर्दू का सही है या नहीं, सही बात है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का सही है या नहीं है, तो वो कैरेक्टर्स पढ़वाया जाता है। उसमें जब वो पास होता है तो फिर उसको डायरेक्टर सिलेक्ट करता है, सही कहा। और फिर उसके बाद में फिर उन लोगों को डायलॉग्स डिवाइड किए जाते हैं, स्क्रिप्ट याद करने के लिए दी जाती है। फिर प्रोसेस आता है थिएटर का, जब आप सब लोग कैरेक्टर्स अपना अपना याद कर लेते हैं, 15-20 दिन 1 महीने बाद देन सब लोग फ्लोर पर खड़े होते हैं, यानी कि उसको कहते हैं ब्लॉकिंग। अच्छा। और फिर थिएटर में होती है ब्लॉकिंग की बारी। ब्लॉकिंग माने ब्लॉक कर दिया जाता है हर चीज़। अच्छा। यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, वहाँ पर आप खड़े रहेंगे। फिल्म में क्या होता है कि कैमरा कैरेक्टर के हिसाब से मूव करता है। अच्छा। सामने एक्टर खड़ा है, आप कैमरा लिए हुए हैं, कैमरा आप मूव कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को बोलते हैं वहीं बैठे रहिए। आपका साइड लेना है तो उधर से साइड वाला कैमरा शूट करेगा, इधर से लेना है तो इधर का कैमरा शूट करेगा, फ्रंट से फ्रंट वाला करेगा। आपको बस वहीं बैठ के हम 3 तरह से डायलॉग लेंगे और एडिट करेंगे। अच्छा। लेकिन थिएटर में कैमरा नहीं होता। थिएटर में कैमरा कौन होता है? ऑडियंस। अच्छा। उसकी आंख। तो अब ऑडियंस अपनी कुर्सी पर बैठी है तो ऑडियंस तो कैमरे की तरह इधर उधर मूव नहीं करेगी, जाएगी नहीं। सही बात है कि इस कैरेक्टर को मुझे साइड फेस देखना है तो सब लोग उधर चले जाएंगे, फिर हॉल में सब लोग इधर चले जाएंगे, सब पब्लिक इधर ही होती रहेगी क्या? पब्लिक फिक्स रहती है। अच्छा। माने कैमरा फिक्स रहता है। यहाँ पर अब क्या होता है, आर्टिस्ट को मूव करना पड़ता है कैमरे के सामने। ये सही बात है। कैमरा फिक्स है, अब आर्टिस्ट को यदि साइड फेस दिखाना है तो आर्टिस्ट को यूं करना पड़ता है, इधर दिखाना है तो आर्टिस्ट को यूं करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक सामने कैमरे की तरफ फिक्स स्टैंड पर लगा के बैठी हुई है। सही बात। क्लोज अप में आना है, कैमरे में क्लोज अप में आना है तो कैमरा क्लोज कर देते हैं। यहाँ क्लोज अप में आना है तो पब्लिक तो पास नहीं आ जाएगी कि मैं आ गई पास में। यहाँ पर आपको पब्लिक के पास जाना पड़ता है, ये क्लोज अप हो गया। आपको लॉन्ग शॉट करना है, आपको चलते चलते स्टेज पर पीछे चले जाना है, ये आपका लॉन्ग शॉट हो गया। तो इस तरह से स्टेज पर दोनों के बीच डिफरेंस हम लोग सिखाते हैं। डायलॉग उसमें फिल्म में जो होता है उसमें आप रियल एक्टिंग करते हैं, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, माइक लगे होते हैं, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। थिएटर में आपको 2000-3000 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है, तो आपको लाउड बोलना पड़ता है। एक्सप्रेशंस भी आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। फिल्म में जरा से एक्सप्रेशन से काम चल जाता है, क्योंकि कैमरा आपके बिल्कुल पास आ जाता है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दूर तक दिखाने हैं तो आपको लाउड करना पड़ता है, बड़ी आंखें करना पड़ती हैं, तब वहां जाके छोटी आंखें दिखती हैं, इतनी सी आंख कुछ बड़ी की। यहाँ इतनी नहीं करेंगे तो वहां इतनी नहीं दिखेगी। सही बात। इसलिए हम लोग ये सिखाते हैं कि थिएटर पर आपको लाउड एक्टिंग कैसे करना है। कैमरे पर आपकी एक्टिंग अलग होती है, थिएटर पर मेकअप भी लाउड होता है, ये हम सिखाते हैं। यस, इसमें हल्के मेकअप से काम चलता है, थिएटर में लाउड मेकअप से, क्योंकि लाइट इतनी पड़ती है, दूर से आपको एक्सप्रेशन दिखाना है तो आपको लाउड मेकअप करना पड़ता है। ये कलरफुल, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है रंगमंच। एक ऐसा मंच जो रंगीन हो। सही बात है। तो रंग के बिना रंगमंच ही नहीं। इसलिए सारी चीज़ें, लाइट्स, मेकअप, सारी चीज़ों से डायलॉग डिलीवरी, सारी चीज़ों का एक जो घोल तैयार होता है उसको रंगमंच कहते हैं। वाह सर, मतलब बातें और ये आपकी मतलब बातों में ही खो गया, ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाएं। सर, थिएटर देखने का मज़ा वाकई में अलग होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम थिएटर देखे, पर जब देखते हैं तो मतलब जो भी किरदार, जो भी रोल प्ले करता है, ऐसा लगता है कि बस वही एक्चुअल वही है, मतलब उसी के साथ वो प्रॉब्लम हो रही है या वही जो सीन में डूब जाता है। तो ये तो बात है कि सर थिएटर में जान आ जाती है। सर कभी ऐसा, खैर आपको करना ही पड़ता होगा कि कोई कैरेक्टर है, कोई रोल प्ले करना है तो आपको एक्चुअल सीन के लिए आपको एक्चुअल सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है। पिक्चरों में तो अलग अलग कुछ भी कर लेते हैं, पर यहाँ तो आपको अगर कुछ लाना है तो एक्चुअल लाना ही है, मतलब लाना ही। तो ये सब कैसे मैनेज करते सर आप? देखिए क्या है कि यही तो आनंद थिएटर का यही आनंद है, इसलिए थिएटर को लोग कहते हैं लाइव, वरना लोग फिल्म ही देखेंगे। हाँ, ये आजकल के BFX पर फिल्में बन रही हैं, सब कुछ वीडियो सब नकली सब, और ग्रीन क्रोमा पर आपको स्विट्जरलैंड दिखा देंगे। मतलब सब कुछ आपको एक मिथ्या, और उसके बीच आपको बेवकूफ़ बनू के और आपको ख़त्म कर देते हैं। सही बात। थिएटर लोग देखने इसीलिए आते हैं, लोग कहते हैं
कि थिएटर इसीलिए हम देखने आते हैं क्योंकि थिएटर लाइव होता है। लाइव होता है। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑडियंस भी आती है थिएटर की अलग होती है। थिएटर में सब कुछ जो ऑडियंस है वो एक्सेप्ट कर लेती है। आप थिएटर में यदि बोल रहे हैं वाह क्या आम का पेड़ है, ऑडियंस को आम दिखने लगते हैं। अच्छा। वाह क्या आम है, पब्लिक की आंख में आम दिखते हैं। आम दिखते हैं, सही बात। आम है नहीं, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ लेकिन आम दिख रहा है। पब्लिक एक्सेप्ट करके आती है, ये थिएटर है, थिएटर वो जो दिखाएगा हम देखेंगे। देखेंगे, सही कहा। पिक्चर में हाथ में कुछ नहीं हो और आप बोल रहे हैं क्या एप्पल है, पब्लिक के बेवकूफ बना रहे हो, कहाँ है एप्पल? सही बात है। आम का पेड़ है, पीछे इमली का पेड़ हो, तो पब्लिक कही इमली का पेड़ था, आम कहाँ था? लेकिन यहाँ कुछ नहीं है और आप बताएंगे, वही पब्लिक देखेगी। ये है थिएटर। सही बात। ये आत्मीयता। थिएटर में सब कुछ माफ किया जाता है क्योंकि थिएटर में लोग लाइव देखने आते हैं। और इसी लाइव चीज को दिखाने के लिए थिएटर का जो आर्टिस्ट है वो जान लगा देता है। इसमें कहीं कहीं उसको रिस्क भी होती है क्योंकि लाइव होता है, पर्दा गिरता नहीं है। एक बार महाराजा छत्रसाल प्ले किया। अच्छा। हाँ, तो प्ले करते समय मुझे याद है कि रानी आरती करती है राजा की। अच्छा जी हाँ। और कपूर रखा हुआ था थाली जी, और किसी भी गलती से या किसी हाथ लग गया तो उसका कपूर गिर गया। ओह, कपूर गिर गया तो रानी के साड़ी में जाके कपूर गिरा। अच्छा। तो सिल्क की साड़ी वहीं जलने लगी और उसने अपने को बचाने के लिए साड़ी का पल्लू इस तरह से फेंका और वो कपूर जाके जो चुन्नियों के सेट बने थे अच्छा, उस सेट पर गिरा। तो रानी के साथ साथ वो सेट भी जलने लगा। लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अच्छा। शो मस्ट गो ऑन, शो बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने शो को बंद नहीं होने दिया और उस पर और म्यूजिक बढ़ाया और फास्ट म्यूजिक किया। अच्छा। और फ्लिकर लाइट डाला और उसको रोचक बनाया कि इस सीन को मतलब असली में ये इसको हम यदि नाटक में दिखाना भी चाहते तो नहीं दिखा सकते थे, इतना रियल सीन बना। और ऑडियंस तालियां बजा रही है हॉल में, वाह क्या मजा आया। लोगों को यही लगा कि ये रियल हो रहा है, कलाकारों का अच्छा, ये नाटक। लेकिन हम लोग जिंदगी मौत के बीच कितना खेलते हैं। अब जल भी गई हमारी जो लेडी आर्टिस्ट थी। अच्छा। यहाँ, लेकिन हम लोगों ने कभी अपना दर्द लोगों तक नहीं बताया क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं। ऑडियंस को हमारे पेन से, हमारे दर्द से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम हमारे घर पर क्या कष्ट है, हमको हमेशा कीप स्माइल, आर्टिस्ट को हमेशा स्माइल। ऑडियंस सिर्फ हंसता हुआ देखना चाहती है क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो ऑडियंस का आइडल होता है, एक आदर्श। ऑडियंस नहीं चाहती कि मेरे आर्टिस्ट जो मेरा हीरो है, मेरे हीरो को कोई तकलीफ हो सकती है। सही मेरा हीरो है मतलब वो तो जादूगर है, वो तो घोड़े पर दौड़ के और हमारी हीरोइन को ही बचा सकता है, वो हजारों राक्षसों से भी लड़ सकता है क्योंकि मेरा हीरो है। और जब लोगों का आदर्श हीरो, आइडल हीरो जब पिटता हुआ दिखता है, जब घायल दिखता है, तो ऑडियंस को दुख होता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को कभी भी अपना दुख ना बताएं जी, जिसमें कि क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। सही बात है। तो इस तरह के हादसे होते हैं। मेरा एक थिएटर करने का एक अलग नज़रिया भी रहता है, जैसे कि यूथ जुड़े थिएटर जी जी। लोग कहते हैं कि थिएटर क्यों कम हो गया है, क्यों कम होता जा रहा है। हमने थिएटर सिर्फ आत्मसंतुष्टि का साधन माना कि मुझे बस पसंद है इसलिए करता हूँ। तो फिर आप अकेले करिए, आप ऑडियंस के लिए करते हैं तो आपको उनका भी रुचि का ध्यान रखना है। सही। और आजकल का यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, जब वो आजकल प्रेमचंद का गोदान जब वो देखने जाएगा, गाय भैंसों का नाटक, तो उसे पसंद नहीं आएगा। तो उसमें डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि आज के हिसाब से कुछ प्रसंग ऐसे रखे जाएं जो कि वो यूथ को भी पसंद आए। इसलिए हम अपने थिएटर में थोड़े से गाने भी डालते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा हास्य भी डालते हैं, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें कि स्टेज पर पानी बरसने का है तो पानी बरसने का इफेक्ट भी डालते हैं। गाय भैंसें ले जाने का, यदि कई बार गोदान नाटक किया था तो गाय भैंसें मंच पर चाहिए होती हैं, तो गाय भैंस भी स्टेज पर हम लेके गए हैं कई बार। तो लोगों को बड़ा एक अद्भुत आनंद हुआ लाइव देखने। लोग कहते हैं लाइव देखने चलें, यही तो लाइव है ना, यही तो लाइव है। फिल्मों में भी नकली दिख रहा है और यहाँ भी नकली दिख रहा है, तो क्या मजा है, मतलब सही बात है।
यदि चिलम पीने का कोई सीन है, हुक्का पीने का है और आप नकली यूँ कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, तो कहाँ लाइव हुआ? सही बात है। ठीक है ना। इसलिए थिएटर में हर चीज़ जायज़ है। यदि सिगरेट है, धुआं है, तो धुआं निकलना चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिकल करने से एक रियलिटी बढ़ती है थिएटर में और लोगों को डेफिनेटली उसमें और आनंद आता है। बहुत सर मतलब गजब की आपने बात बताई। और वो जो आग लगने वाला सीन था